बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी में देखिए, प्रोबेबिलिटी 12th मैथमेटिक्स का है 13 चैप्टर। और अगर हम बात करें 10th प्रोबेबिलिटी की, तो 10th में प्रोबेबिलिटी आसान होती थी, +1 में भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आसान होती है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं 12th की प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा सा ट्रिकी होती है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उस वो थोड़ा सा क्या करता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए कि पूरी प्रोबेबिलिटी से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू को छोड़कर आपको सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी में टोटल है कितनी, 3 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2, 13.3। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 13.3 से, और ये सबसे होते तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ये किस पे, ये होता है बेस थ्योरम पे। तो बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिंगल ही क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का होगा 13.3 से, लेकिन इसमें नो चॉइस, इसमें आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अगर मैं जो दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा, साथ साथ में ये क्वेश्चन होंगे। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें होगा, दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये होगा जी 13.1 और 13.2। जो एक्सरसाइज बच गई उसमें से एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है 13.1 से आए, एक क्वेश्चन हो सकता है 13.2 से आए। और जो बेस थ्योरम है 13.3, यहां से आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी की जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आएगी। एक आएगा फर्स्ट पार्ट, वो होगा बेस थ्योरम पे, जिसमें कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। उसमें हम आपके लिए 10-11 क्वेश्चन लेकर आए। और जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और ये आएगी 13.1 और 13.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री which manufactures boards, machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35%, 40% of their output, 542% respectively defective boards। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में 3 मशीन है A, B, C। तो A मशीन 25% बोर्ड्स बनाती है, और B मशीन बनाती है 35%, और C मशीन बनाती है 40%। लेकिन उसमें से ये बोल रहे कि जब आउटपुट की बारी आती है, तो आउटपुट वाली में 5% ए मशीन, ठीक है ना, ए वाली मशीन 5% क्या बनाती है, डिफेक्टिव पीस, और 4% डिफेक्टिव पीस बनाती है बी वाली मशीन, और सी वाली बनाती है कितने, 2% डिफेक्टिव। तो ये बोल रहे कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और कौन सी मशीन से, मशीन बी से। तो यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद बेस थ्योरम हम लोग लास्ट में लगाएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाली मशीन कितना मैन्युफैक्चर करती है, ये करती है 25/100। 25% है तो क्या लिखेंगे, 25/100। और बी वाली मशीन कितना करती है, बी वाली मशीन करती है जी 35/100। और सी वाली मशीन करती है 40/100। अब क्या होगा, पहला केस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बोल्ट फ्रॉम ईच मशीन। अगर जो बोल्ट होगा ए मशीन से, तो वो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 25/100, क्योंकि 25% है। बी मशीन से अगर हमने वो बोल्ट चूज किया तो क्या होगा, 35/100। सी वाली मशीन से अगर उसको चूज किया तो कितना होगा, 40/100 की इक्वल। नेक्स्ट देखिए, दूसरा केस, हमेशा 2 केस बनेंगे, फिर उसके बाद ये आसान होगा। पहला क्वेश्चन आपने समझना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन ए। तो यहां पर देखिए डिफेक्टिव की बात हो रही है, तो डिफेक्टिव केस में देखो डी, और इसके पीछे लिखा जाता है कि ये वाला इवेंट अकर हो चुका है, ये गिवन है, ये पहले अकर हो चुका है, उसके बाद दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिखा जाता है कि ए वाला इवेंट पहले हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग बताना है डिफेक्टिव। तो ये बोल रहे कि ए में क्या होता है कि ये है 5, यहां पर देखो ये आपने डायरेक्ट 5 लिखना है, ये क्या है 5%। तो ये 5% की बात हो रही है, तो 5% में क्या लिखेंगे, 5% होता है जी 5/100। और जो डिफेक्टिव अगर हम लोग बी से निकालें तो उसकी परसेंटेज है जी 4/100। और अगर डिफेक्टिव को सी से निकालें तो कितना परसेंट दिया है, ये दिया है 2 अपॉन क्या आएगा, 100।
अब क्या होगा, अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट का फॉर्मूला ये क्या रहता है? ये रहता है, यहां पे लिखना है डी, डिफेक्टिव के लिए क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? डी। और डी को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। डी को हम लोग सॉल्व करेंगे पी ऑफ, सबसे पहले ए, और ए के बाद ए में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्लस दूसरी वाली मशीन, और दूसरी वाली मशीन की प्रोबेबिलिटी के साथ उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। ये हमेशा हर केस में यहां पर बी आएगा, और तीसरे वाले में क्या आएगा? तीसरे वाले में आएगा जी सी, और यहां पर लिखेंगे डिफेक्टिव सी के साथ। बस ये तीन स्टेप आपको 3 मार्क्स दे देंगे। पहला आपने एक लिखना है सिंपल अलग से, फिर लिखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाकर, फिर निकालना है आपने टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर लेते हैं, इससे देखिए कैलकुलेशन आसान रहती है। पी ए कितना था? 25/100, तो ये बना 25/100, और पी ये वाला इसका पहला था 5/100, 5/100। और नेक्स्ट देखिए पीबी की जगह था 35/100, 35/100, और पीडीबी की जगह था 4/100, ये था 4/100। और पीसी की जगह था 40/100, ये था जी 40/100। और उसके बाद देखिए, उसके बाद 2/100, ये था जी 2/100। पीडी बनेगा जी, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है कॉमन, तो ये बन गया 1 2 3 4, ये आ गया कॉमन, ये बन गया 125, और ये बन गया 20, 140, और ये बन गया 80। फिर पीडी बनेगा जी 1/, ये आया 10,000 के साथ इसमें अगर हम लोग प्लस कर दें तो ये बन गया 220, और 340, 345/1 10,000। इसके बाद आपने अप्लाई करनी है थ्योरम। तो देखिए जब हम लोग थ्योरम यूज करेंगे तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम, यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम बोल रही कि मशीन बी से बताओ डिफेक्टिव बोल्ट को निकालने के। तो ये ध्यान आपने क्या रखना है, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि सेकंड वाली जो मशीन थी उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी की थी डी बी, ठीक है ना? बी पहले अकर हुआ था, फिर डी था। बस जब फाइनल में आप लिखोगे इसका उल्टा लिखना है, इसका उल्टा ये लिखना है, आपने बी लिखना है पहले, डी लिखना है बाद में। लेकिन उसके बाद नीचे क्या होगा? नीचे लिखना है आपने टोटल, ठीक है ना? इसलिए इसको कैलकुलेट किया था। तो टोटल देखिए, टोटल हमारी जो ऊपर क्या लिखना है? पहले तो टोटल वाली लिखना है नीचे। तो टोटल में था डी ए प्लस पी बी और पी डी बी, और इसके बाद था जी प्लस पी सी पी डी और सी। नीचे तो लिख लिया टोटल, हमेशा आपने टोटल ही लिखना है। और उसके ऊपर क्या लिखना है? इसके ऊपर लिखना है जी बी वाले की। तो बी वाले की क्या थी? ये वाला केस, ठीक है ना? बी अगर सी से पूछा तो ये वाला लिखना है, बी से पूछे तो ये वाला। तो बी के लिए देखो, बी की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ बी, ठीक। फिर उसके बाद आएगा डिफेक्टिव किस साथ? बी के साथ। बस ये वाली चीज इसके उल्टा होना चाहिए, ठीक है? ये आपने याद रखना। तो इसके बाद देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करके देखिए ये बनेगा, ये कितना आया था हमारा? ये आया था जी पीबी कितना है? पीबी है 35/100, और ये वाली कंडीशन प्रोबेबिलिटी आई थी बी की 4/100 डिवाइडेड बाय, और लास्ट वाला है 345/10,000। तो यहां पर देखिए ये बन गया 10, और ये बन गया 140 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये आया 340/10,000। तो 10,000 से 10,000 कैंसल्ड आउट, और बचेगा क्या? ये बना 140/345। और टोटल जब इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करके क्या आएगा? ये आएगा 28/69। तो 28/69 आप इसका आंसर रख सकते हो। और इसका आंसर अगर आपने पॉइंट्स में लाना है तो 0.40 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। और परसेंटेज में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो ये 40% के करीब बनेगा, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर आप फ्रैक्शन में भी अपना आंसर रखोगे तो इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत
नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम आंसर हमारे किस्मत है फ्रैक्शन में। और आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में आता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। बराबर हो सकता है लेकिन बड़े नहीं हो सकता ऊपर न्यूमरेटर, ठीक है ना, ये 10th क्लास में पढ़ा। सिमिलरली देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। इन बॉक्स 1 बोथ द कॉइन्स आर गोल्ड। पहले वाले में दोनों को दोनों गोल्ड है, और दूसरे वाले में है जी बोथ आर सिल्वर, दोनों सिल्वर के। और तीसरे वाले में बोला है कि 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, ठीक है ना, 3 बॉक्स है। तो सबसे पहले देखो हम लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कॉइन फ्रॉम दी बॉक्स। सबसे पहले तो 3 बॉक्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, सिंपल। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पहले वाले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी, तो वो होगी जी, कितने बॉक्स है, 3 है, तो 1 बाय क्या होगी, 3 होगी। और नेक्स्ट देखिए दूसरे वाले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरे वाले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/3 होगी, इक्वली होंगे। फिर तीसरे वाले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या होगी, 1/3 होगी, ठीक है। तीनों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये तीनों में क्या आ गया, 1/3 1/3। अगर 2 बॉक्स होंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जी कि कॉइन के अकॉर्डिंग बताना है, और कौन से, किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है गोल्ड के बारे में। किसके बारे में हो रही है, गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का कॉइन पहले वाले बॉक्स से, गोल्ड का कॉइन पहले वाले बॉक्स से, तो गोल्ड का कॉइन पहले वाले बॉक्स से कितनी, पहले वाले में 2 गोल्ड है, दोनों कॉइन गोल्ड। अगर पहले वाले में हाथ गया तो क्या होगा, 2 कॉइन है, दोनों के दोनों किसके, गोल्ड के, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। दूसरे वाले में गोल्ड की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले बॉक्स में गोल्ड की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले में तो सिल्वर के दोनों, ठीक है ना, ये याद रखना। दूसरे वाले में क्या है, सिल्वर के दोनों, तो क्या होगा 0/2, गोल्ड का तो 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। फिर तीसरे वाले में देखो क्या लिखा है कि 1 गोल्ड 1 सिल्वर। तो तीसरे वाले से अगर गोल्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो तीसरे वाले के लिए क्या होगा, 1 गोल्ड का और ये 2, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सेम केस वही, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग गोल्ड कॉइन, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग गोल्ड कॉइन, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जी पीजी। तो ये आएगा पहले वाले की प्रोबेबिलिटी और पहले वाले से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। फिर लिखेंगे आप दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स की प्रोबेबिलिटी, और दूसरे वाले बॉक्स से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। फिर क्या लिखोगे, तीसरे वाले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी और तीसरे वाले से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तीसरे वाले से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, क्लियर है इतना। तो यहां पर देखिए ये तीसरा वाला है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या आता है आंसर, 1/3। यहां पर मैं लिख रहा हूं पीजी 1/3, बस पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, बस ज्यादा आपने सोचना नहीं है। फिर 1/3 इंटू 0, 1/3 इंटू 0 प्लस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1/3 इंटू 1/2, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी होगी 1/3 प्लस 0 1/6, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 + 1/6, तो ये बनेगा जी 3/6, और ये बन गया 1/2 के इक्वल। अब हम लोग यूज करेंगे थ्योरम को, तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग बेस थ्योरम, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो ये वाली थ्योरम क्या बोलती है, ये वाली थ्योरम बोलती है जी कि क्या निकालना, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर गोल्ड, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। तो ये ध्यान में रखना है कि जो दूसरा वाला, ये बोल रहे कि अगर पहले वाला गोल्ड आया, ठीक है ना, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, गोल्ड। तो एक ही बॉक्स है, पहला वाला बॉक्स है जिसमें क्या है कि दोनों कॉइन किसके थे, गोल्ड के। अगर पहला वाला आया तो दूसरा वाला उसमें गोल्ड का ही होगा, बाकियों में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना कौन सा पहला वाला कैसा है ना। यहां से मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, मैंने कहा था अगर यहाँ पे है जी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद आई, तो आपने क्या करना, आई को आगे लिख देना, आई को आपने आगे लिख देना फर्स्ट वाले का, और जी को क्या लिख देना, जी को लिख देना पीछे, ठीक है। फिर इसके नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल, टोटल में क्या आएगा, टोटल में आएगा जी फर्स्ट वाला प्लस पी जी, फर्स्ट वाला प्लस पी सेकंड, और सेकंड बॉक्स के बाद इसके में से भी गोल्ड की प्रोबेबिलिटी। फिर इसके बाद लिखना है आपने
थर्ड, और थर्ड के साथ में आपने क्या लिखना है, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ऊपर क्या लिखेंगे, नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, नोमिनेटर मैंने बोला था कि उसका उल्टा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बात हो रही है फर्स्ट बॉक्स की, तो फर्स्ट को लिखा, लेकिन यहाँ पे था आई जी, तो आपने क्या करना है, आपने जी पहले और उसके बाद आई, ये वाली कंडीशन आपने लिख लेनी है। और उसके बाद देखिए इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। पी आई कितना था, पी आई पहला वाला था 1/3, 1/3, और दूसरा कितना था, दूसरा था जी 1, दूसरा था 1 डिवाइडेड बाय, टोटल हमने फाइंड आउट कर लिया था, टोटल था 1/2 आ रहा था आंसर, और ये जब ऊपर जाएगा ये बनेगा 2/3। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 2/3। तो बस ये स्टेप है, सबसे पहले सिंपल प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर टोटल निकालना, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल मिल गई जो कुछ पूछा है, फिर बेस थ्योरम आपने लिख लेनी, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा, पहला दूसरा तीसरा, कईयों में 2 केस भी होते हैं और कईयों में 3 केस भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल लिख लेना, ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर आई जी है तो आपने क्या लिखना है, जी आई लिखना, और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपने बस स्टेप हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है तो ये डरा देते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। A doctor is visit to a patient from the past experience. It is known that probabilities that will come by train, bus और scooter, 3 चीजें, ट्रेन, बस और स्कूटर। ट्रेन है, बस है, स्कूटर है, एंड बाय अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। बाकी कुछ भी हो सकता है, ऑटो में आए या किसी भी चीज में आए। फिर नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/2, ही कम्स बाय द ट्रेन हाउस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट इफ इट कम्स बाय द अदर मींस ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो क्या क्या है, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है, अगर ये किस में आ जाए, ट्रेन में आए, पहले तो ट्रेन में आने की है 3/10, फिर अगर ये आ जाए किस में, बस में आए, सेकंड, अगर बस में आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, अगर ये आए तीसरे में स्कूटर में तो स्कूटर वाले की प्रोबेबिलिटी है 1/10। देखो कितना आसान है। अगर आए अदर में, मैं लिख रहा हूं अदर, जीरो नहीं है, अदर में आए तो इसकी जगह लिखेंगे जी 2/5। अब क्या होगा, अब इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी देखो क्या क्या दी है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी दी है, क्या क्या दी है कि ये बोल रहे हैं जी, देखो ये बोल रहे कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर बोलते कि ये लेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर ट्रेन में आए, बस में आए, स्कूटर में आए तो लेट होते हैं, लेकिन अदर ट्रांसपोर्ट से आए तो लेट नहीं होते। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी को मैं एल लिख रहा हूं, एल। लेट होने की प्रोबेबिलिटी कौन से केस में, पहले सबसे पहले तो ट्रेन, अगर ट्रेन से आए तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए अगर लेट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर ट्रेन से आए तो वो कितनी होगी, 1/4, ये 1/4 दिया हुआ। फिर लेट होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप बस से आए तो ये भी गिवन है, देखो ये कितनी दी है, 1/3 यहां पर दी हुई। फिर अगर कोई आ जाए किसमें, स्कूटर से, स्कूटर से आए तो स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है 1/12। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लेट होने की प्रोबेबिलिटी अगर अदर से आए, किसी और व्हीकल में आए, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0, क्योंकि वो लेट नहीं हो रहा, वो टाइम पे अराइव कर रहा है, ठीक है। तो यहां लिखा ना नॉट बी लेट, तो ये आपको ये केस मिल गए, ये केस मिल गए, तो इसके बाद सारा काम हमारा आसान है। आसान कैसे है, देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट में आएगा ट्रेन से आए तो ट्रेन के साथ लेट होने की प्रोबेबिलिटी, और किस में आए, अगर आए बस में, बस में आए तो बस में लेट होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस और किस में आए, स्कूटर में आए तो जी स्कूटर में लेट होने की प्रोबेबिलिटी। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या रहता है, लास्ट वाला रहता है अदर में आए तो अदर में लेट होने की प्रोबेबिलिटी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए पी ऑफ एल, पी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो मैंने बोला था कि इनको मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ, दूसरे वाले दूसरे के साथ, तीसरे वाले तीसरे के साथ, चौथे वाले को चौथे वाले के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3/10 इंटू 1/4, 3/10 इंटू 1/4, और दूसरा आएगा 1/5 इंटू 1/3,
1/5 इंटू 1/3। नेक्स्ट होगा जी 1/10 इंटू 1/12, 1/10 इंटू 1/12 प्लस नेक्स्ट है 2/5 इंटू 0, 2/5 इंटू 0। तो देखिए इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120। और इसको अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम लें, तो एलसीएम लेके देखिए क्या बनेगा। इन सब का एलसीएम आया 120, इन सब का एलसीएम 120, 4 इंटू 3 होता तो ये बनेगा 9, और ये हुआ 8 तो ये आया 8, और ये इसका आया 1 की जगह 1, तो ये बना जी 18/120। तो 18/120 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए ये बनेगा 3/20। अब इसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं अपनी थ्योरम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है ना, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से देखो, पहले तो हमने देखना है कि पूछा क्या है। पूछा क्या है हम लोगों से, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन के साथ पूछी हुई प्रोबेबिलिटी, तो ट्रेन के साथ पूछी हुई, तो यहां पर क्या था एल टी, तो आपने क्या लिखना है, आपने चालाकी से टी और एल लिख लेना है, टी एल लिख लेना है। तो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट को ऊपर लिखेंगे, देखो पी टी और ये बनेगा एल टी, यहां पे इसका उल्टा लिख लेते हैं। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में हम लोग क्या लिखते हैं टोटल, ठीक है ना। तो टोटल जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी थी, ये इसे हम लिख सकते हैं पी टी पी एल टी। ये मैं बार बार, आप पी एल भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, इससे लिखने से याद रहता है। फिर यहां पर लिखेंगे पी बी पी एल बी प्लस, फिर तीसरा है पी एस और पी एल एस, और ये है पी ओ और पी एल ओ। इस तरह से आपने लिखना है, और इसके बाद आपने डायरेक्टली क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी। तो देखो पी टी कितना था 3/10, 3/10, और पी एल टी कितना था 1/4, 1/4, और ये तो आया था 3/20 हमारा आंसर। तो ये बना 3/40 डिवाइडेड बाय 3/20। तो 3 से 3 कैंसल, ये बन गया 20/40। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 1/2। और अगर परसेंटेज में लिखना है तो आप बोल सकते हो कितना 50%। तो ये देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे, दो सिंपल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल करके उनका टोटल निकाल देना, मल्टीप्लाई करके बेस थ्योरम लगानी है। बस यहां पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है, और उसके बाद आपके 3 नंबर पक्के। ओके जी, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर, 4000 car driver and 6000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? यहां पर अब आप बोलोगे क्या यहां पे प्रोबेबिलिटी दी, यहां पे प्रोबेबिलिटी दी, यहां पे क्या दिए, नंबर दिए, ठीक है ना। तो यहां पे टोटल पहले इंश्योरेंस देखनी पड़ेगी, टोटल इंश्योरेंस कितने की है। तो यहां पर देखिए अगर स्कूटर वाले ड्राइवर है, स्कूटर वाले ड्राइवर है कितने, स्कूटर वाले ड्राइवर है जी, सॉरी ये है 2000, स्कूटर वाले ड्राइवर है 2000, और कार वाले ड्राइवर है 4000, कार वाले ड्राइवर 4000 है, और 6000 है ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है 6000, 6000 हमारे पास कौन सा है, ट्रक ड्राइवर। तो टोटल देखिए टोटल कितने होंगे, ये इनका टोटल कितना है, इनका टोटल आया 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो ये टोटल बने जी कितने, 12000। 12000 लोगों की क्या हुई है उधर इंश्योरेंस हुई है। तो 12000 लोगों की जो इंश्योरेंस हुई है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा कि 12000 की अगर इंश्योरेंस हुई है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस की प्रोबेबिलिटी होगी 2000 अपॉन 12000, और ये बनेगा 1/6। फिर कार वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4000 अपॉन 12000, तो ये बनेगा जी 1/3। और तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी होगी, ट्रेन वाले की प्रोबेबिलिटी, ट्रेन वाले की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी होगी 6000 डिवाइडेड बाय 12000, तो इसको जब काट देंगे तो ये हो गया 1/2 के इक्वल। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या दी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो यहां पर देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले वाले की, ये बोल रहे कि एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ में देखो
यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ में कौन सी, ये स्कूटर वाले ड्राइवर, तो स्कूटर वाले ड्राइवर की ये थी 0.01। फिर दूसरा है एक्सीडेंट कौन सा, कार वाले का, तो ये दिया हुआ जी 0.03। और तीसरा क्या दिया है, एक्सीडेंट दिया है कौन सा, ये दिया है ट्रक, ट्रक वाले के साथ ये कितना है, ये है जी 0.15। फिर बस अब चले जाएंगे हम लोग किसके लिए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही सेम स्टेप वही लिखेंगे, पहले लिखेंगे पी एस और ये लिखेंगे ए एस प्लस, फिर क्या लिखेंगे, दूसरा है ड्राइवर, कार वाला ड्राइवर, तो कार वाले के लिए प्रोबेबिलिटी होगी उसकी एक्सीडेंट की और ये कार के साथ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर लिखेंगे जी ट्रक के साथ और ट्रक के साथ एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले पी एस के साथ में देखिए ये था 1/6 इंटू 0.01, फिर दूसरा है 1/3 इंटू 0.03 प्लस नेक्स्ट है 1/2 इंटू 0.15। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 1/100 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहां पर बच जाएगा 1 प्लस ये बन गया 1/6 और ये बन गया जी 1 और ये बन गया 15/2। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/100 और ये बन गया जी 7/6 प्लस 15/2। इन सब का एलसीएम लेने के बाद ये बना 1/100 और ये बन गया जी 7 प्लस 45/6। तो ये देखिए टोटल कितना बना, ये बना 52/600। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग वेज थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग वेज थ्योरम। तो वेज थ्योरम क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट के साथ में। तो स्कूटर ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट के साथ में लिखते कैसे, स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट, तो आपने लिखना है एस और ए को लिखना है बाद में, तो ये लिखना है आपने एस और ए लिखना है बाद में। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा ए एस, और यहाँ पर टोटल जो प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकाली थी, एक्सीडेंट की, तो इसको आप लिख सकते हो, इससे आपके मार्क्स और अच्छे हो जाएंगे। ए एस प्लस फिर उसके बाद सी लिख लिया और सी के बाद आपने लिखा ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी सी और यहाँ पे लिखा टी और ये बनेगा जी पी ए और यहाँ पे क्या आएगा टी ये आएगा। और पी एस और ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए के साथ, ए पहले इवेंट अकर हो चुका है, एस बाद में हो रहा है। और पी एस देखो क्या था, पी एस था 1/6 और ए एस था 0.01 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू आई थी 52/600, तो ये बना जी 1/600 अपॉन 52/600, 600 से 600 कैंसल्ड आउट और फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा 1/2। तो सेम था ये भी क्वेश्चन जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन एज 60% रिजाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर, ठीक है ना। तो हॉस्टल वाले बच्चे अलग है, डे स्कॉलर वो बच्चे होते हैं जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं उसके बाद घर वापस आते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन द हॉस्टल अटेन A%, और नेक्स्ट लिखा 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at the random from the college and has an A grade. What is the probability that student is hosteler? ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े टफ क्यों लगते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी है, ठीक है ना। मैथ वालों को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी हो तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं बच्चे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी है 60%, तो 60% वो 60/100 और ये बना जी कितना बना, ये बना 0.6। नेक्स्ट है 40%, डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी है 40%, तो 40% ये बना जी हमारा 0.4 के इक्वल। नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन A grade इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड, और ये बोल रहे कि हॉस्टल की A ग्रेड की
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे लेट था, एक्सीडेंट था, उसी तरह से ए ग्रेड। तो ए ग्रेड के लिए हॉस्टल वालों का ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी, हॉस्टल वालों के ए ग्रेड है, हॉस्टलर की है जी, कितना है 30%, तो 30%, तो 30% को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.3। और डे स्कॉलर का ए ग्रेड, तो डे स्कॉलर का ए ग्रेड के लिए हम लोग एडी लिखेंगे इस तरह से, और वो है जी कितना 20%, तो 20% को इस तरह से लिखेंगे और इसका आंसर आएगा 0.2 के इक्वल। अब इसके बाद देखिए, अब फिर से टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड की फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, हॉस्टल वाले की प्रोबेबिलिटी, और हॉस्टल वाले की प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड के साथ प्लस फिर उसके बाद डे स्कॉलर की टोटल प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड के साथ, और इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बना जी कितना बना, ये 0.6 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.3 प्लस ये है 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.2। इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बना 0.6 इंटू 0.3, तो ये बना 18 इंटू 10⁻⁻², और ये बना 8 इंटू 10⁻⁻²। कॉमन ले लेंगे तो ये बना जी 26 इंटू 10⁻⁻²। फिर अब यहां पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग बेस थ्योरम, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम किसके लिए यूज करनी है, ये हॉस्टलर के लिए यूज करनी, तो हॉस्टलर के लिए यूज करनी, तो यहां पर देखना आपने हॉस्टल वाले यहाँ ए एच, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है बस यहाँ पे चालाकी दिखानी है, आपने लिखना है एच ए, फिर आपने हॉस्टल वाले के लिए लिखना है एच, और ये लिखना है आपने सेम ये, फिर ये इसके नीचे टोटल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए एच प्लस पी डे स्कॉलर के, और डे स्कॉलर के साथ में आपने लिखना है ए डी। वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, वैल्यू पुट करेंगे जी एच ए पी एच कितना था, पी एच था जी 0.6, 0.6 इंटू, और ए एच वाली कितनी, ये है 0.3, 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल, तो हमने फाइंड आउट कर ली है कितनी है 26 इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻², और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 18 इंटू 10⁻⁻², ये बन गया 26 इंटू 10⁻⁻², इससे ये कैंसल्ड आउट, तो ये बना जी कितनी आई, ये आएगी 9/13, तो 9/13 क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है कि बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर बैग, ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 है, इसको आपने कैंसिल कर देना, यहाँ पे है 2, बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 बॉल and 1 ball is drawn at random from the one of the bag and it is found to be red, और ये बोल रहे उसके बाद find the probability that it is drawn from bag 2, ठीक है ना, बैग 2 से probability बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं बैग की प्रोबेबिलिटी, सेम फिर से बैग की प्रोबेबिलिटी, पहले वाले बैग की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, दूसरे वाले बैग की प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, वो भी क्या होगी 1/2, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, अब फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल देखो पहले वाले में यहां पर थोड़ा सा अलग, ठीक है ना, यहां पर देखो रेड बॉल पहले वाले बैग से, टोटल देखना पहले, टोटल बॉल है 3 + 4 7, और रेड बॉल कितनी उसमें 3, तो क्या लिखेंगे 3/7। नेक्स्ट लिखेंगे जी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की दूसरे वाले बैग के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहां पर देखिए 5 रेड है, 6 क्या है, 6 इसमें ब्लैक है, तो टोटल बनी 11, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इस जगह लिखूंगा 5/11। तो बस इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट कौन सा, यहां पर हम लोग टोटल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसमें आएगा फर्स्ट बैग और फर्स्ट बैग के साथ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद आएगा सेकंड बैग और सेकंड बैग के साथ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखिए पी आर, तो पी आर की जगह पी आई ये था 1/2, फिर है जी 3/7 प्लस, फिर नेक्स्ट है 1/2 इंटू 5/11, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए कैलकुलेट करके क्या आएगा, ये आएगा 1/2 कॉमन, 3/7 प्लस 5/11 के इक्वल,
और इसको कैलकुलेट करके ये बना जी 1/2, ये बना 33 प्लस 35 अपॉन 77, और ये बनेगा जी 868 2 इंटू 77, और ये आएगा 34 अपॉन 77। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इसमें बेस थ्योरम। तो देखिए यहाँ ये लाइन आपने जरूर लिखनी, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। बाय यूजिंग बेस थ्योरम फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, ठीक है ना, बैग 2 से बताना है। तो बैग 2 के लिए देखिए यहाँ पर आपने थोड़ी चालाकी करनी है। यहाँ पे बैग 2 के लिए था ये, तो आपने लिखना है पहले बैग 2 आएगा, फिर आएगा रेड बॉल, बस यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद इसका उल्टा, और ये आएगा सेकंड बैग डिवाइडेड बाय टोटल लिखना है आपने बस PR, और यहाँ पर आएगा I, फिर ये सेकंड बैग, और सेकंड बैग के साथ में ये आएगा जी यहाँ पर इसका सेकंड बैग, और प्रोबेबिलिटी में डाल देते हैं वैल्यू। तो वैल्यू डाल के देखिए सेकंड के साथ में क्या आएगा, सेकंड के साथ में वैल्यू पुट करनी है P सेकंड पे, सेकंड है 1/2, और सेकंड वाले का 5/11, 5/11, तो ये है जी 34 अपॉन 77 आया था। तो बना कितना ये 5/22 डिवाइडेड बाय 34 अपॉन 77, और ये बनेगा जी 5/22, और ये आएगा क्या ये 77 अपॉन 34। इसको हम लोग काट सकते हैं, तो देखिए ये बनेगा 2 और ये बना 7, 35/68। तो 35/68 ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन लिखा है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times, और he throws a die and report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. ये बोल रहे कि एक आदमी है, वो 4 में से 3 बार क्या बोलता है, सच बोलता है, 1 बार बोलता है झूठ। और उसने एक डाई फेंकी और उसने बोला कि रिपोर्ट किया उसने कि ये 6 है, और ये बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली अ 6, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मान लो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, क्योंकि 6 होता है डाई में, और उसके साथ में 6 नहीं आने की, NS नॉट अ 6, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/6, तो ये बन गया 5/6। अब इसके साथ में देखिए, इसके साथ में ये बोल रहे कि उसने एक डाई फेंकी, डाई फेंकने के बाद उसने क्या किया, रिपोर्ट किया, रिपोर्ट किया कि 6 आया, रिपोर्ट किया 6 आया, इसका मतलब कि 6 आया हुआ है तब उसने रिपोर्ट किया, तो वो कितने टाइम्स हो गया, वो हो गया जी 3 out of 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 3/4, ठीक है। और उसने रिपोर्ट किया कि 6 नहीं आया था, तब भी उसने झूठ बोला उसने कि 6 आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। 3 बार वो सच बोलता है 4 में से, और 1 बार वो झूठ बोलता है। और यहां पर देखिए R वाला है रिपोर्ट, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट सबसे पहले तो टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर से वही टोटल फाइंड आउट करना है, किसके लिए, रिपोर्ट 6 वाला। रिपोर्ट 6 वाले के लिए आएगा PS PRS प्लस PNS, और ये आएगा PRNS, ठीक है जी। तो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले रिपोर्ट वाला, फिर उसके बाद बाय यूजिंग बेस थ्योरम के थ्रू हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आया जी 1/6, और ये आया 5/6, और ये है जी नेक्स्ट है, सॉरी इसमें वैल्यू पुट कर लेते, देखो इसमें वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो आएगा 1/6 के साथ में ये वाली 3/4, फिर दूसरी वैल्यू है इसकी 5/6 इंटू 1/4, फिर ये बनेगा जी P ऑफ R इज इक्वल टू 4 और 4 को आप कॉमन ले सकते हो, ये बना 1/2, और ये बन गया 5/6। और नेक्स्ट सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके ये आएगा जी 1/4, और ये आएगा 2 3 6 होते, तो ये बनेगा 3 + 5/6, और ये आएगा जी 8/4 इंटू 6, ये बना 2/6, और ये बन गया 1/3, पहला रिपोर्ट वाला। फिर ये बोल रहे कि एक्चुअल वाला 6 है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल वाले के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग बेस
थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग बेस थ्योरम को यूज करेंगे। और एक्चुअल वाला, बाय यूजिंग बेस थ्योरम के बाद एक्चुअल वाला कैसे लिखा जाएगा? एक्चुअल वाला इस तरह से लिखा जाएगा कि एक्चुअल में 6 आया था और रिपोर्ट वाला उसके बाद में होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका होगा, क्या होगा इसका लिखने का तरीका? ये होगा PS और ये बनेगा RS। और फिर इसके नीचे तो हम लोग क्या लिखते हैं? टोटल। टोटल तो हमारा फिर से सेम ही रहेगा, क्या रहेगा? PS PRS और प्लस, और ये रहेगा जी NS और PRNS। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या होगा कि वैल्यू पुट करके आएगा हमारा आंसर PS की जगह 1/6 और 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? PR ये वाला 3/4। तो ये बना जी 3/4 और टोटल तो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये हेल्प करेगा आपको टोटल, ठीक है। तो ये बना जी, तो देखिए एक्चुअल वाला 6 में आया था 1/8 1/3 और जो हमारा आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? 3/8। तो 3/8 क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। और a ball is drawn at random, its color is noted and returned to the urn. Moreover, two additional balls are of the color drawn are put in the urn, and then ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red? तो बात हो रही है यहाँ पे कि जो सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल रेड की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें बनेंगे 2 के। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2 एडिशनल। एक अर्न में क्या था? 5 रेड बॉल थी, 5 ब्लैक बॉल थी। अगर वो रेड कलर की आई तो 2 उसमें और डालनी, वो भी रेड कलर की, जो देखा, ठीक है ना। अगर रेड कलर का है तो रेड कलर की उसमें 2 बॉल और ऐड करनी है। लेकिन अगर वो ब्लैक कलर की आई तो उसमें क्या ऐड करेंगे? 2 ब्लैक कलर की और बॉल उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए केस वन, अगर मैं केस वन के केस में नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? नंबर ऑफ रेड बॉल है जिसमें 5 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये भी कितनी है? 5। तो पहले क्या होगी प्रोबेबिलिटी? इफ फर्स्ट इज रेड बॉल, यहां पर आप लिख सकते हो इफ रेड बॉल इज टेकन, ठीक है ना। अगर रेड बॉल को हमने बाहर निकाला तो देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, तो ये बना जी 1/। फिर अगर वो रेड बॉल आई फर्स्ट, इफ फर्स्ट इज रेड बॉल, ठीक है ना। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो फर्स्ट इज रेड बॉल, देन 2 एडिशनल कौन से कलर की? अगर पहली बॉल कौन सी आई है? रेड आई है, तो उसके बाद 2 और बॉल ब्लैक वाली नहीं डालनी, कौन सी डालनी उसमें डालनी है रेड की, ठीक है। 2 एडिशनल रेड बॉल आर एडिड, एडिशनल रेड बॉल्स आर एडिड। तो रेड बॉल्स आर एडिड, तो इस केस में देखो क्या होगा। अब क्या बनेगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स पहले 5 थी, अब कितनी हुई? 7। लेकिन ब्लैक बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स वो हो जाएगी, वो तो 5 ही थी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी दूसरे वाले की, रेड बॉल की? तो दूसरे वाले की रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे R1, फर्स्ट वाली रेड है, ठीक है। फिर दूसरे वाले की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो ये बनेगा जी, क्या होगी इस बार? 7/12, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि केस 2 होगा, ये होगा केस 2 में देखो, केस 2 में भी क्या होगा? पहले यही होगा कि नंबर ऑफ रेड बॉल, पहले तो इतनी थी नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो थी जी 5, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये भी कितनी थी? 5। इफ इस केस में अगर क्या हो? इफ फर्स्ट बॉल टेकन इज ऑफ ब्लैक कलर, अगर पहली बॉल जो निकाली वो ब्लैक कलर की हुई, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो प्रोबेबिलिटी होगी पहले वाले की, ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/10, तो ये भी कितनी आएगी 1/2। और ब्लैक कलर की अगर बॉल पहले मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर की जो बॉल मिल गई तो क्या होगा, टू एडिशनल ब्लैक बॉल्स। इस बार रेड कलर की नहीं, अगर पहले रेड आई तो 2 रेड और डालनी, अगर ब्लैक आया पहले तो क्या करना है, तब क्या करना, ब्लैक बॉल डालनी उसी कलर की जो आई थी बाहर, ठीक है ना। ब्लैक बॉल्स आर एडिड, ठीक है ना, ऐड की। तो अब देखो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी आएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल आएगी जी, अब ये तो 5 ही रहेगी, ब्लैक बॉल में चेंज होगा तो ब्लैक बॉल में हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये कितनी हुई 5 थी, अब कितनी हुई 7। इसके बाद देखिए सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस बार देखो सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, पहले ब्लैक अकर हो चुकी है, तो रेड बॉल तो 5 ही थी, तो यहां कितना आएगा 5/12। तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम से, और यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी पूछिए, ठीक है ना, बेस थ्योरम लगाएंगे टोटल निकालेंगे, तो टोटल किसकी, R2 की, दूसरी बार रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे जी P ऑफ R1, और ये आएगा P ऑफ R2, और ये आएगा R1 प्लस P, और ये आएगा जी ब्लैक बॉल, दूसरी बार ब्लैक बॉल थी, फिर उसके बाद रेड बॉल किसके, उसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ब्लैक बॉल के साथ। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये आएगी जी 1/2 इंटू 7/12 प्लस यह है 1/2 इंटू 5/12, और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके बनेगा जी ये 7/24 प्लस 5/24, और ये बना 12/24, और फाइनल से क्या आएगा 1/2। तो ये 50% क्या बनेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, लेकिन आपने फ्रैक्शन में ही प्रोबेबिलिटी का हमेशा आंसर रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, इसमें 2 बैग है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, probability of choosing bags at random, ठीक है ना। तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी, तो बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले वाले बैग की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और दूसरे वाले बैग, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये क्या होगी 1/2। फिर उसके बाद देखिए क्या होगी कि ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रेड, यहां पर ये बोल रहे कि रेड होनी चाहिए वो, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, ठीक है ना। तो यहां पर देखो गिवन कंडीशन आप लिख सकते हो डायरेक्टली, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसकी जगह, तो इसकी जगह देखिए रेड बॉल फर्स्ट बैग से, रेड 4 है, और टोटल कितनी है ये 4 + 4 8 है, तो ये बनेगा जी 1/2। फिर अगेन रेड बॉल सेकंड वाले बैग से, तो रेड बॉल सेकंड वाले बैग में देखो टोटल कितनी है 2 + 6 कितनी 8, तो इसे लिखूंगा 2/8, तो ये बन गया जी 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं रेड बॉल की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी रेड बॉल की, तो ये बनेगा फर्स्ट बैग, और फर्स्ट बैग के साथ में ये बनेगा आर के साथ फर्स्ट बैग, एंड ये आएगा सेकंड, और आर के साथ आएगा जी सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी में अब इसके साथ देखिए क्या होगा, पी आर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसकी जगह 1/2, तो 1/2 प्लस नेक्स्ट है 1/2 1/4, तो ये बनेगा जी पी ऑफ आर, और ये आएगा देखिए 1/4 प्लस 1/8, तो ये आएगा 2 + 1/8, तो ये आएगा 3/8। अब सेम बाय यूजिंग
बेस थ्योरम, तो देखिए बाय यूजिंग बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम क्या बोल रही है कि रेड कलर फर्स्ट बैग से, तो प्रोबेबिलिटी लिखना है यहाँ पर और यहाँ लिखना है फर्स्ट बैग, और फर्स्ट बैग से रेड कलर की, तो फर्स्ट बैग से रेड कलर के केस में क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट बैग के साथ आर वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखते हैं, डिवाइड में टोटल, तो टोटल लिखेंगे जी पी ऑफ फर्स्ट बैग, फिर उसके बाद रेड कलर फर्स्ट बैग से, फिर उसके बाद आएगा सेकंड बैग, और सेकंड बैग कौन से, उससे रेड कलर सेकंड बैग से, रेड कलर सेकंड बैग से, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रेड कलर की सेकंड बैग से। फिर इसमें देखिए वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आएगा जी 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, और टोटल तो हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी, क्या था 3/8, तो ये बना जी 1/4 और ये बना 3/8, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बना 4 इंटू 3, तो ये आ गया 2, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या होगा 2/3, तो 2/3 रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट इधर knows the answer or guesses, ठीक है ना। let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability he guesses। फिर है जी assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that student knows the answer given that he answered correctly। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग कुछ कंसीडर करेंगे, लेट के को मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके साथ में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, फिर आप लिख सकते हो स्टूडेंट गेसेस द आंसर। फिर सी तीसरा केस, स्टूडेंट आंसर करेक्टली। तीन चीजें हो सकती है, ठीक है ना। स्टूडेंट को पता है आंसर का तब उसने करेक्ट आंसर दिया, या स्टूडेंट गेस कर रहा तब उसने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि तुक्के में भी आंसर सही हो सकता है, ठीक है ना, करेक्ट हो सकता है। दो केस बने इसमें, देखो सबसे पहले बना इसमें पी ऑफ के का जो केस बना है, पी ऑफ के का केस क्या बना है कि स्टूडेंट को नो, ठीक है ना, उसको पता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, और उसने जो तुक्का मारा, ठीक है ना, तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 द प्रोबेबिलिटी ही गेसेस, तो 1/4 है तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब यहां पर देखिए करेक्ट आंसर बताने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर बताने की प्रोबेबिलिटी होगी जब वो जानता है, जब वो जानता है तो क्या होगा 100%, ठीक है ना, क्योंकि आंसर क्या होगा करेक्ट, 100% होगा आंसर करेक्ट। लेकिन करेक्ट आंसर की जब उसने गैस किया, तो जब उसने गैस किया तो उसकी वो कितनी है, वो है 1/4, यहां पे कितना लिखा है 1/4, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। यहां पे ये थोड़ा सा नया स्टेप कि करेक्ट अगर वो जानता है तो वो क्या करेगा, हमेशा करेक्ट आंसर देगा ही देगा, तो उसका 1 है। लेकिन अगर उसने गैस तुक्का मारा है, तुक्का मार के उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है। तो बस इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर के लिए सेम फिर से पी ऑफ सी किसके इक्वल होगा, पी ये होगा जी पी ऑफ सी के एंड प्लस इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में आएगा गैस करने वाला, ठीक है। तो यहां पर लिखें जी पी ऑफ गैस करने वाले के साथ आएगा करेक्ट आंसर के साथ, जब उसने गैस किया था। और गैस करने के बाद देखिए ये बनेगा P ऑफ C इज इक्वल टू P ऑफ K, तो इसकी जगह आएगा 3/4 और ये बनेगा जी 1, फिर प्लस P ऑफ G इसकी जगह आया 1/4, और नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में है 1/4, 1/4 इंटू 1/4, तो ये टोटल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बना 3/4 प्लस 1/16, तो ये आएगा जी 12 प्लस 1/16, तो यह है 13/16। फिर इसके बाद यूज करेंगे
बेस थ्योरम, तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम लिखना है यहाँ पर, बाय यूजिंग बेस थ्योरम, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है करेक्टली आंसर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के केस में कब, जब उसने क्या किया, स्टूडेंट नोज द आंसर, यहाँ पे ये कंडीशन और भी है, नोज द आंसर। तो नोज द आंसर के साथ में है, करेक्ट आंसर के साथ यहाँ था सी के, नो वाले में तो आपने क्या लिखना है, के और सी, बस यहाँ पे आपने चला के दिखानी है हमेशा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी पी के, और ये बनेगा सी, और ये बनेगा के। और यहाँ पे आपने लिखना है जी, जी नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, सी लिखना है। फिर टोटल यहाँ पे लिख लेना है, टोटल देखिए पी ऑफ के, पी ऑफ सी के, फिर आएगा जी पी ऑफ जी और पी ऑफ सी, और ये होगा जी। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके देखिए ये पी के बना 3/4, 3/4, और सी के ये बना जी 1, और टोटली है 13/16, तो 3/4 इंटू 16/13, तो ये बना 4, और इसका जो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा 12/3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो आएगी 12/13।